हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनास क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के बारे में और पॉलिटी में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया हमने, उसमें हम जो देखेंगे कि हमने जो कौन कौन से अदर जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, उन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है कौन कौन सी चीज़ें जो अडॉप्ट की हैं, इस टॉपिक के बारे में आज हम देखेंगे। और देखिए दोस्तों, प्रीवियस टॉपिक अगर मैं बात करूं, प्रीवियस टॉपिक हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में देखा था और हमने ये देख लिया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ है। आई होप दोस्तों आप सबने वो वीडियो देख लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको पहले सजेशन दूंगा कि आप जो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर जो आप जो इस वीडियो को देखिए। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का जो है पीडीएफ चाहिए या इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए, देन जो है दोस्तों मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो इस टॉपिक का पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए। आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जो है ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैं नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से जो है व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए और फिर जो है आप इस टॉपिक का जो इजीली जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमने जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जो है चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका भी इसके लिए अगर मैं बात करूँ, 2/3 पार्ट जो है जो हमारा गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 आया था उससे लिया हुआ है। जैसे ब्रिटिश फेडरल स्कीम हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, जुडिशरी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो गया। ये सारे प्रोविजन जो है हमने जो है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 से जो अडॉप्ट किया है। अब देखिए दोस्तों, आज की अगर मैं बात करूं, आज की वीडियो में देखिए दोस्तों, मैंने जो पॉइंट हाईलाइट नहीं किए हैं। पॉइंट मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किए क्योंकि ये सारे पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जितने मैंने यहाँ पे जो है आपको बताए हैं, जितने प्रोविजन है, जितने पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ मेंशन किया हुआ, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे पॉइंट जो याद करना पड़ेंगे, इसलिए जो मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया हुआ है। और सेकंड है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गई, रूल ऑफ लॉ हो गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, कैबिनेट सिस्टम हो गया, रिट्स। रिट्स बेस्ड के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रिट्स होती हैं, ये रिट्स भी जो हमने जो है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो अडॉप्ट किए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो गया, बायकैम्बलिज्म। बायकैम्बलिज्म का मतलब होता है टू हाउसेस, एक हमारे पास राज्यसभा है और सेकंड हमारे पास जो है लोकसभा है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। अब देखिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61, अंडर आर्टिकल 61 जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आता है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारे जो है प्रोविजन हमने जो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है अडॉप्ट किए हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली एक डिफरेंस ये है कि जितना भी अगर हमारे पास जो है जुडिशरी, अगर मैं बात करूं जुडिशरी से रिलेटेड जितना भी प्रोविजन है, प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इम्पीचमेंट हो गया या वाइस प्रेसिडेंट हो गया हमारे पास, इनसे रिलेटेड जितने प्रोविजन है उनमें से आधे ज़्यादा प्रोविजन में जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो अडॉप्ट किए हैं। वेयर एज जितने हमारे पास जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन है, पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन, ये सारे प्रोविजन हमें जो है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है अडॉप्ट किए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद फर्दर डिस्कस कर लेते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने क्या लिया, डीपीएसपी हो गया, जो कि हमारे पार्ट 4 में मेंशन है हमारे पास डीपीएसपी। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, फ्रॉम अंडर आर्टिकल 36 टू 51 तक जो है हमारे पास जो है डीपीएसपी मेंशन है। आप जो है दोस्तों इसी तरीके से जो है इनके साथ साथ इनके पार्ट भी लिखते थे कि कौन से पार्ट में और कौन सा आर्टिकल इनके डील करता है। तभी दोस्तों जब हमारी एंड में इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगी, उसके एंड तक तभी आपको दोस्तों जो है सारे आर्टिकल जो अच्छे से याद हो पाएंगे। अगर आप जो ऐसा सोचेंगे कि पहले हम जो पॉलिटी कवर कर लेंगे और एंड में हम सारे आर्टिकल्स को याद करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऐसा करना बहुत ही टफ होता है। इसलिए आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप उस टॉपिक से आर्टिकल भी उसी के साथ साथ जो है याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट पॉइंट है, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूल पावर इन सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड द एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी जो एडवाइजरी जुडिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, जो कि अंडर आर्टिकल
143 के अंडर आता है। ये भी दोस्तों हमने जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है बेसिकली एक वर्ड आ रहा है रेजिडुअरी पावर्स। अब देखिए रेजिडुअरी पावर्स क्या होता है। बेसिकली जो हमारे पास जो है जितने में वहाँ पर जो सब्जेक्ट है दोस्तों, हम सब्जेक्ट को हमने दोस्तों 3 लिस्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हमारे पास सेंटर की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और एड में जो हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए कुछ बेसिकली ऐसे सब्जेक्ट या प्रोविजन है जो कि हमारे बच जाते हैं। उन सारे प्रोविजन पे दोस्तों जो राइट है या उन सारे प्रोविजन को लेकर जो लॉ बनाने की जो पावर है वो पावर जो है जो पार्लियामेंट के पास है। तो इस पावर को दोस्तों हम जो रेजिडुअरी पावर बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम जो कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए बेसिकली हम आने वाले टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे कि जॉइंट सीटिंग क्या होती है, लेकिन फिलहाल के लिए आप जो इसका आर्टिकल याद रखिए, ये जो अंडर आर्टिकल 108 इसके अंडर आती है। नेक्स्ट हमारे पास जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इससे जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये प्रोविजन हमने लिया हुआ है। अब देखिए इसके बाद फर्दर बात कर लेते हैं कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी जब हमारे पास इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 जो हमारे पास नेशनल इमरजेंसी आती है, यानी जब हमारे पास कंट्री में जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तब जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है, बेसिकली जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच वाला अंडर आर्टिकल 19 के अंडर जो है ये आर्टिकल जो है सस्पेंड हो जाता है। तो ये वाला प्रोविजन जो हमने जो है इमरजेंसी से रिलेटेड है, और ये प्रोविजन जो हमने जर्मनी से लिया। अब देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटी होगी, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, यानी ये वाला जो हमारे पास प्रियम्बल में मेंशन किया हमने। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक एंड आइडिया आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल्स, यानी ये भी हमारा जो प्रियम्बल में मेंशन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी जो हमारे पास अमेंडमेंट का प्रोसीजर है जिसको हम जो अंडर आर्टिकल जिसको हम जो 368 आर्टिकल के अंडर जो पढ़ते हैं, ये जो हमने जो है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। और देखिए दोस्तों जो इलेक्शन होता है, जिस तरीके से हमारा जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, इसका प्रोसीजर भी हमने जो है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से जो अडॉप्ट किया है। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल्स की। आपने देखा होगा कि बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पहले अगर मैं बात करूँ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था या जब हमने अडॉप्ट किया था, बेसिकली इसमें जो 8 शेड्यूल थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दोस्तों इससे जो है शेड्यूल को इंक्रीज करके जो है 12 कर दिया गया है। तो देखिए बेसिकली इस वाली स्लाइड में यही समझाने की कोशिश की है कि शेड्यूल क्या होते हैं। बेसिकली शेड्यूल आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, integral part of the constitution which initially had 8 schedule and increased to 12 through various constitutional amendment. These schedules of Indian constitution fulfill 2 purpose। देखिए यहाँ पे यही बात की गई है कि जो शेड्यूल है, जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और पहले टोटल हमारे पास जो 8 शेड्यूल हुआ करते थे, अब जो टोटल 12 शेड्यूल है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि क्या पर्पज है शेड्यूल का। तो फर्स्ट पर्पज है टू रिड्यूस द लीगल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिजाइन टू इजिली अंडरस्टूड। देखिए दोस्तों बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो शेड्यूल है, शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इजी तरीके से समझने के लिए जो हमने जो है शेड्यूल को फॉर्म किया है। और देखिए दोस्तों अगर आप बेसिकली आप शेड्यूल भी देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है या जितने भी ऐसे प्रोविजन है जो हमने जो बाद में ऐड किए हैं, और उनको ऐड करने के लिए हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंज नहीं करना था, हमने जो है उनको जो है डायरेक्टली अपने शेड्यूल में ही ऐड कर लिया हुआ है। तो दोस्तों ये होता है शेड्यूल का मीनिंग। और देखिए बेसिकली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको जो है रिड्यूस करने के लिए हमने जो है शेड्यूल्स को बनाया था। अब नेक्स्ट है to be used as a reference when additional information or clarification is needed on a certain provision of the constitution, यानी जब हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या जब हमें जो क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है किसी प्रोविजन को लेके, तब भी जो हम शेड्यूल को एज ए रेफरेंस जो है यूज़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद फर्दर बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो कौन कौन से शेड्यूल है। देखिए ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जामिनर यहाँ से जो है शेड्यूल से जो आपसे जो है क्वेश्चन पूछता है। अब की बार अगर मैं बात करूँ, जो हमारे पास यूपीएससी का पेपर हुआ था, यूपीएससी के पेपर में हमारे पास जो 8 शेड्यूल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सारे शेड्यूल्स के बारे में जो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए आप जितने भी शेड्यूल जो है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो अब देखिए एक एक करके जो है डिस्कस कर लेते हैं शेड्यूल्स के बारे में। जैसे जो हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल है, द लिस्ट ऑफ यूनियन
द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी जो हमारे पास जो पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4, इसके साथ जो हमारा जो है शेड्यूल 1 जो है डिस्कस करता है। और सेकंड शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल में देखिए प्रोविजन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर ऑफ स्टेट हो गया, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, हाउस ऑफ पीपल, चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी जो राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन है, प्लस जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, प्लस जो वहाँ पर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के, प्लस जो हमारे पास कैग है उससे जो है इन सब प्रोविजन के साथ जो हमारा जो है सेकंड शेड्यूल जो है डील करता है। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली सेकंड शेड्यूल में जितने भी पर्सन के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया, इन पर्सन के जो है बेसिकली इन पर्सन को जो अलाउंसेस मिलते हैं, प्लस इन पर्सन को जो कौन कौन सी प्रिविलेज दी जाती है, इससे जो है ये जो है डील करता है। और थर्ड शेड्यूल जो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। अब देखिए किस किस की ओथ के साथ जो है डील करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनियन मिनिस्टर हो गए। देखिए ये वाला टॉपिक दोस्तों, अगर मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास बुक है एम लक्ष्मीकांत बुक, आप जो है उसमें जो है अच्छे से देख सकते हैं कि एम लक्ष्मीकांत बुक में जो और अच्छे से जो है एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है। तो देखिए जो थर्ड शेड्यूल है बेसिकली वहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर हो गए इनकी ओथ के साथ डील करता है। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट में हमारे कैंडिडेट इलेक्ट हुए उनके साथ डील करता है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, कैग हो गया, स्टेट के मिनिस्टर हो गए, और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, प्लस जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इन सभी की फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन के साथ जो है डील करता है। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट है फोर्थ शेड्यूल दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो प्रोविजन एज टू एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी जो हमारे पास राज्यसभा है, राज्यसभा में हम सीट्स का एलोकेशन किस तरीके से करेंगे इसके आज जो डील करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्स एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी जो हमारे पास कंटेंट में शेड्यूल्स एरिया है और शेड्यूल्स ट्राइब है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जो है डील करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स शेड्यूल प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ। इसमें जो दोस्तों बेसिकली 4 स्टेट्स हमारे पास जो मेंशन की गई, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास सेवंथ शेड्यूल अगर मैं आपके साथ बात करूं, सेवंथ शेड्यूल में जो है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन टर्म ऑफ लिस्ट। और ये दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर ये जो है 3 लिस्ट है हमारे पास। पहले जो हमारे पास यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गया, जो कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, ये जो है 3 लिस्ट में जो हमारे पास जो हमने जो डिवाइड किया हुआ है पावर्स को। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 8 शेड्यूल में जो हमारे पास द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है टोटल लैंग्वेज हमने जो उनकी लिस्ट प्रोवाइड की। अब देखिए इस वाले जो हमारे पास 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल के बारे में थोड़े अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 8 शेड्यूल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो है 14 हमारे पास जो है लैंग्वेज थी, या टोटल 14 लैंग्वेज को हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐड किया था। अब देखिए अब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास टोटल 22 लैंग्वेज हो चुकी है। और देखिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने जो कौन कौन सी लैंग्वेज को जो ऐड किया है। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, 21st अमेंडमेंट एक्ट आती है हमारे पास, 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने जो है सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया था। देन दोस्तों हम जो है एक और अमेंडमेंट एक्ट करते हैं, और ये अमेंडमेंट एक्ट थी 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में जो हमने की थी 71st अमेंडमेंट एक्ट। और इसके थ्रू दोस्तों हमने बेसिकली 3 लैंग्वेज को ऐड किया, और ये लैंग्वेज थी दोस्तों हमारे पास कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, बेसिकली इन 3 लैंग्वेज को जो हमने 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू जो ऐड किया। और नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास लास्ट अमेंडमेंट एक्ट थी, जो हमारे पास लास्ट अमेंडमेंट एक्ट है, ये अमेंडमेंट एक्ट थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, मैं यहाँ लिख लेता साइड में, 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अब इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दोस्तों बेसिकली हमने अगर मैं बात करूँ बोडो
बोडो डोंगरी और मैथिली और सैंथली, ये दो लैंग्वेज को हमने जो ऐड किया। मैथिली हो गई और इसके बाद जो है संथली, इन फोर लैंग्वेज को जो हमने ऐड किया था। तो दोस्तों एक बार जो है फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से जो अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने देखा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो उस टाइम जो हमारे पास टोटल 40 लैंग्वेज थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो है 22 लैंग्वेज है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी लैंग्वेज को जो हमने इसका देखा कि कौन सी लैंग्वेज को हमने किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो ऐड किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हमने जो है सिंधी लैंग्वेज को 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया है। फिर 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने अदर 3 लैंग्वेज हो गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको ऐड किया है। और 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने जो बोडो डोगरी और मैथिली और संथली इन लैंग्वेज को जो ऐड किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल के बारे में जो फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बेसिकली दोस्तों 9th शेड्यूल आया था। 9th शेड्यूल को जो है हमारी जो गवर्नमेंट थी या जो हमारे पास पार्लियामेंटेरियन थे ये इसलिए लेके आए थे। देखिए दोस्तों कुछ ऐसे प्रोविजन थे, अगर उन प्रोविजन को जो है गवर्नमेंट 9th शेड्यूल में ऐड कर देती है तो जो है कोई भी जो हमारे पास सिटीजन ऑफ इंडिया है या जो हमारे पास जुडिशरी है वो जो है उस प्रोविजन पर जो चेक एंड बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगी, या जुडिशरी जो है उस जो प्रोविजन को जो है चैलेंज नहीं कर सकती है। तो देखिए दोस्तों अब बेसिकली जो हमारे पास जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल की दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कोई वैलिडिटी नहीं रही है, क्योंकि जो हमारा 2007 में IR शोइलो केस आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में यह वर्डिक्ट दिया था कि जो हमारे पास जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल भी अब जो ओपन है जुडिशरी के लिए, यानी अब 9th शेड्यूल के प्रोविजन को भी जो है जुडिशरी चेक कर सकते हैं कि ये प्रोविजन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, या ये प्रोविजन जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कर्टेल तो नहीं कर रहा है। तो अब जो है 9th शेड्यूल की हमारे पास जो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 10th शेड्यूल को हमने ऐड किया था, इसको जो हमने जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारे पास 1985, इसके थ्रू जो है हमने जो ऐड किया था। और देखिए नेक्स्ट जो 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल में बेसिकली प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी जब हमारे किसी मेंबर को जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसके जो है ग्राउंड मेंशन किए हैं, यानी जब किसी मेंबर को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो उसके जो डिफेक्शन से रिलेटेड जो ग्राउंड्स है वो ग्राउंड जो है 10th शेड्यूल में जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में बेसिकली द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत, और इस दोस्तों इस शेड्यूल को भी हमने जो है हमारे पास जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992, इसके थ्रू जो ऐड किया था। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल है द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, इसको दोस्तों हमने जो है 74th अमेंडमेंट एक्ट हुई थी हमारे पास 1992, इसके थ्रू जो ऐड किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल। आई होप आपको जो अब अच्छे से क्लियर होंगे। और देखिए दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप जो शेड्यूल के बारे में जरूर पढ़िए, प्लस इनकी जो डिटेल है, जैसे दोस्तों अगर आपके और अच्छे से कवर करना तो 5th और 6th शेड्यूल की में जो है फर्दर और डिटेल आगे होती है, आप जो उस डिटेल के बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या क्या फीचर है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला टॉपिक दोस्तों बेसिकली आपका जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और दोस्तों ऐसे दोस्तों जो आपको जो नॉलेज होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहला दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी। ये वाला पॉइंट जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो हमें जिस तरीके जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्लेक्सिबल है। अब देखिए दोस्तों बेसिकली इन पॉइंट्स को जो मैं जितना हो सकता है उतना जो आपके साथ जो है विद एग्जाम्पल आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूँ रिजिडिटी की बात करूँ, यानी ऐसे प्रोविजन जो हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करते हैं, उन प्रोविजन को दोस्तों अमेंड करना बहुत ही जो है टफ है इंडिया में। इसलिए जो हम जो है रिजिडिटी कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है शो करता है। और फ्लेक्सिबिलिटी अगर मैं बात करूँ पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने प्रोविजन है, या प्रोविजन रिलेटेड तो हमारा जो सिटीजनशिप हो गया, शेड्यूल 5 एंड 6 हो गया, इनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है इनको जो अमेंड करने के लिए हम इनको अमेंड करना थोड़ा इजी है। अब देखिए दोस्तों मैं किस बेस पे बोल रहा कि जो हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर को जो अमेंड करना टफ है, और जो पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन है इनको जो है अमेंड करना इजी है। देखिए दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो मेजोरिटी चाहिए होती है, या
जो हमारे पास प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के बेस पे जो है दोस्तों हम ये डिफाइन करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए दोस्तों, फेडरल स्ट्रक्चर का प्रोविजन जब हमने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास स्टेट, जो हमारे पास लिस्ट है, जो सेवन शेड्यूल में मेंशन है, अगर हमने उस लिस्ट के प्रोविजन में जो चेंज करना है तो उसके लिए दोस्तों हमें जो है मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। अब स्पेशल मेजोरिटी हम आगे जाके अच्छे से डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी क्या होती है, वहाँ जो मैं आपको जो अच्छे से मेंशन करूंगा, स्पेशल एज वेल एज जो हमारे पास सिंपल मेजोरिटी होती है और इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, इन सब मेजोरिटी के बारे में आपको जो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है सिंथेसाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी जिस तरीके से जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है ब्रिटेन में, और जो जुडिशरी सुप्रीम है यूएसए में, इंडिया में जो हमें दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस, क्वासी फेडरल और कोऑपरेटिव फेडरल। अब देखिए दोस्तों, इंडिया में जो फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन जो हमारा जो फेडरल सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है, लेकिन इसमें हमारा जो यूनियन की गवर्नमेंट है या जो हमारे पास सेंट्रल की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए दोस्तों जो इंडिया में जो जिस टाइप का फेडरलिज्म है, इस फेडरलिज्म हमको जो क्वासी फेडरलिज्म भी बोलते हैं, और हमें जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मीनिंग दोस्तों यह है कि जो सेंटर की स्टेट, सेंटर की गवर्नमेंट है, सेंटर की स्टेट की गवर्नमेंट जो है स्टेट की गवर्नमेंट को जो हेल्प करती है बहुत सारे प्रोविजन से रिलेटेड और बहुत सारे केसेस से लेके, ठीक है, इसलिए जो इसको जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो पार्ट 3 में मेंशन है, अगर मैं आपके साथ आर्टिकल करूं, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास डीपीएसपी है, और देखिए डीपीएसपी को दोस्तों नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आप जो इस पॉइंट को भी याद रखिए कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी को जो नोबल फीचर्स ऑफ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, और ये जो बेसिकली पार्ट 4 में मेंशन है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास पार्ट 4A में मेंशन है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो इंडिया जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है कि इंडिया जो एक सेकुलर स्टेट है, और ये जो वर्ड दोस्तों बेसिकली जो है प्रियम्बल में ऐड किया गया था, और प्रियम्बल में दोस्तों इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1976। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे जो ये मेंशन किया गया है कि जो इंडिया को जो हम जो सेकुलर स्टेट बोलते हैं, कि सेकुलर स्टेट जो है, हम कौन कौन से आर्टिकल है जो हमारे पास जो सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया के साथ डील करते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 14 हो गया, 15, 16, 25, 30, 44, ये सारे आर्टिकल जो दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास इंडिया एज ए वर्क करता है सेकुलर स्टेट, उसके साथ जो डील करते हैं। और देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी जो हमारे पास जो इलेक्शन सिस्टम है उसके बारे में बात की गई, जो हमारे पास वोटिंग राइट है। अब देखिए पहले दोस्तों हमारे पास वोटिंग डे जो है 21 हुआ करती थी, लेकिन अब जो है हमने इसको जो है रिड्यूस करके जो है 18 कर दिया हुआ, और इसको जो है 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के थ्रू जो है इसको जो है रिड्यूस किया हुआ है। पहले हमारी वोटिंग एज जो है 21 हुआ करती थी, यानी कोई पर्सन जब 21 ईयर का हो जाएगा वो उसके बाद ही वोट डाल सकता है, लेकिन अब हमने जो इसको रिड्यूस करके जो है 18 कर दिया, और इसको जो हमने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के थ्रू जो है रिड्यूस किया था। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो है सिंगल सिटीजनशिप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो हमारा जो सेकेंड, और बेसिकली जो हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप को बेसिकली हमने जो हमारा सेकेंड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो है मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इमरजेंसी प्रोविजन भी है, अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, 356 जो स्टेट इमरजेंसी है या प्रेसिडेंट रूल है, और 360 के अंडर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली इन फीचर्स के बारे में मैं आपको जो इसलिए बता रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहा ताकि आपको जो आइडिया लग सके कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कौन कौन से प्रोविजन है। वैसे दोस्तों आगे जाके जो हम जितने प्रोविजन यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इन प्रोविजन के बारे में हम जो अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास डीपीएसपी हो गया, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास जो डीपीएसपी है, और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है। ये पॉइंट भी दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जो डीपीएसपी है जो किस टाइप ऑफ जस्टिस के साथ जो डील करते हैं, तो जो बेसिकली डीपीएसपी है हमें जो प्रोवाइड करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वेयर एज फंडामेंटल राइट जो हमारे पास जो पॉलिटिकल जस्टिस हमें प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए दोस्तों, यूनिक नेक्स्ट पॉइंट है यूनिक ब्लेंड ऑफ जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल राइट, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है हमारे पास जो है, हमने जो अपने सिटीजनशिप को बोथ जस्टिशिएबल राइट और नॉन जस्टिशिएबल राइट जो जस्टिशिएबल राइट दोस्तों बेसिकली जो फंडामेंटल राइट होते हैं, और नॉन जस्टिशिएबल राइट बेसिकली हमारे पास जो डीपीएसपी होते हैं। आने वाले वीडियो में हम जो है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस के बारे में अच्छे से देखेंगे, तब आपको जो और आइडिया लग जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट फेडरल स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब देखिए ये पॉइंट जो मैं थोड़ा और अच्छे से आपका डिस्कस कर लेती है, यानी बेसिकली जो हमारे पास दोस्तों जुडिशरी हमारे पास, जैसे जो आपको हायरार्की दिखती है हमारे पास कोर्ट्स की, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो है
डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स होते हैं ये कोर्ट आते हैं। तो ये सारी जुडिशरी दोस्तों हमारे पास इंडिपेंडेंट है। प्लस देखिए दोस्तों इंटीग्रेटिव जुडिशरी, इंटीग्रेटिव जुडिशरी का मतलब है कि सबसे टॉप पे जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, और फिर हमारे पास जो हाई कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि जो जिस तरीके से जो हमारे पास यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पे जो जो फेडरल जो फेडरल प्रोविजन है, फेडरल प्रोविजन के लिए स्टेट का अपना अलग हाई कोर्ट है और जो हमारा सेंटर का अपना अलग हाई कोर्ट है। ऐसा नहीं है, इंडिया में जो हम जो इंटीग्रेटिव जुडिशरी जो है देखने को मिलती है। और ये जो दोस्तों बेसिकली एक जो यूनिटरी फीचर है, जो हमारा जो इंटीग्रेटिव जुडिशरी हमको देखने को मिलती है, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें देखने को मिलती है जो है फेडरल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास जो है बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडी है जिनको हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी बोलते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगी अंडर आर्टिकल 324, कैग होगा हमारे पास आर्टिकल 148 में, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया जिसको हम जो यूपीएससी बोलते हैं, 300 आर्टिकल 315 टू 323 से रिलेटेड जो है मेंशन है। और देखिए फर्दर हमारे पास है थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम, यानी हमारे पास जो है हमने जो एक और टायर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का होता है उसको जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, जैसे पंचायती राज सिस्टम हो गया और म्यूनसिपैलिटीज। ये जो बेसिकली हमने अभी देखा कि पंचायत जो हमारे पास शेड्यूल 11 में मेंशन है और जो म्यूनसिपैलिटीज है हमारे पास शेड्यूल 12 में मेंशन है। तो दैट्स ऑल गाइस, ये था दोस्तों आज का वीडियो। आज की वीडियो में देखिए सबसे पहले हमने जो है मैं एक बार रिवाइज करा देता है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि हमने जो कौन से सोर्स या कौन सा प्रयोजन या किस सोर्स जो अडॉप्ट किया है इंडिया में। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों हमने शेड्यूल के बारे में देखा कि कौन कौन से शेड्यूल है, हमने एक शेड्यूल को जो अच्छे से डिस्कस किया। फिर उसके बाद दोस्तों हमने जो है सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर है, या हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो कौन कौन से हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इनके बारे में देखा। दैट्स ऑल गाइस। अब देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप जो वीडियो एंड तक देखें तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखिए दोस्तों बेसिकली खुद एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो दोस्तों आपका जो बहुत सारा जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा इन टॉपिक को पढ़ने के लिए। प्लस दोस्तों आपको जो है मैं इसके साथ साथ जो है नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार फिर से बता देता अगर आपको इस टॉपिक की जो पीडीएफ चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आप जो वहाँ से जो इजिली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ही जल्द मिलते हैं दोस्तों पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।